जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त चली हुई है। आशा है बहुत मेहनत आप सभी अपने विषय को लेकर कर रहे हैं, और ना केवल एक विषय बल्कि सारे विषयों में आप बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को लेने के बाद, प्रैक्टिस सेट अटेंड करने के बाद आप सभी जरूर रिवीजन करते होंगे, क्योंकि याद रखने का सिर्फ वही एक हमारे पास तरीका है जिसका नाम है रिवीजन। तो बताइए भैया, कैसे चल रहे हैं आप सभी के हालचाल? और रिवीजन को चेक करने के लिए तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछूंगा ही कल की क्लास से। और मेरा आपसे सवाल है कि जो बड़ा जी है उसका मात्रक क्या होता है? बड़े जी का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। बी ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर। और डी ऑप्शन है न्यूटन मीटर बटे किलोग्राम। बताओ क्या मात्रक रहेगा बड़े जी का? राधे राधे, सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस एक फिर से नए दिन की सभी को शुभकामनाएं, एक नए अवसर की सभी को शुभकामनाएं। रात के 12 बजे से ही आपके झोली में 24 सिक्के डल चुके हैं, जिनमें से अभी 8 बजे तक आपने 8 सिक्कों को कैसे इस्तेमाल किया है ये आप जानते होंगे। चाहे आप उसमें से 6 घंटे सोए हों, 2 घंटे पढ़ाई की हो, या 8 घंटे सोए हों, या 5 घंटे सोए हों, 3 घंटे पढ़ाई की हो। खैर चलिए, अब जो चला गया चला गया। बाकी अभी आपकी झोली में 16 सिक्के हैं, यानी आज रात 12 बजे तक आपके पास 16 घंटे हैं। कैसे आप उन्हें व्यतीत करते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। आपके आने वाले कल को संवारने में आज के समय का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो अपने ऊपर आज इन्वेस्ट करते हैं, कल आपको वो रिटर्न में मिलेगा। आप अगर अपने समय को अपनी पढ़ाई के साथ और उन सभी चीज़ों के साथ लगाते हैं जो आपके आने वाले कल को तय करेगा, अब आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। अन्यथा आप एक ठीक दिशा में नहीं हैं। तो अधिकतम साथी सही उत्तर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हमारे 5-1% साथी जो उलझनों के जाल में फंसे हुए हैं, और उनका उत्तर है बी। कुछ साथी, नहीं बी तो ठीक है, कुछ साथी डी उत्तर की तरफ हैं। तो डी आप क्यों करते हैं भाई? कल हमने अच्छे से पढ़ा था कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका बी। चलो भाई, कल की क्लास का एक बार देख लेना। अपलोड हुई है क्या कल की क्लास? चेक कर लो एक बार। बच्चे बता रहे हैं कल की क्लास अपलोड नहीं हुई। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि न्यूटन साहब ने एक बहुत ही शानदार बात कही, और उन्होंने बताया कि अगर किसी ग्रह की तरफ कोई वस्तु गिरती है तो उस पर एक त्वरण लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका नाम होता है जी। उसको हमने बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका मतलब हुआ जी। उसके बाद हमने देखा कि जी की जो वैल्यू है वो पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं चेंज होती है। हमने पढ़ा कि जी की जो वैल्यू है वो पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं चेंज होती है। मतलब कुल मिला के समझ में बात एक ये आ गई कि जी की वैल्यू चेंज होती है। हमने जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, जी बराबर कैपिटल जी। जिस ग्रह की आप बात कर रहे हो उसका द्रव्यमान कितना है, और जिस ग्रह की आप बात कर रहे हो उसकी त्रिज्या कितनी है। जबकि मैं ये मान लेता हूं कि चलो वस्तु बिल्कुल ग्रह पे रखी हुई है, बिल्कुल ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो अब बताओ इस ग्रह का द्रव्यमान कितना है और त्रिज्या कितनी है? द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, ये जी का सूत्र था। इससे मुझे एक बात ये भी पता लगी कि जी का मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप 10 किलो की चीज फेंको, चाहे आप 100 किलो की चीज फेंको, उस पर लगने वाले जी का मान हमेशा हमेशा और हमेशा बराबर ही रहेगा। क्लियर है? उसके साथ हमने ये देखा कि हमारी पृथ्वी गोल ना होके स्फेरिकल है, वो इलिप्टिकल है, अंडाकार है, जिसके चलते आर की वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। यहां सबसे कम होगी और यहां सबसे ज्यादा होगी। बाकी बीच में कहीं बीच की बात रहेगी, यानी इससे कम और इससे कम और इससे ज्यादा। तो हमने ये सीखा कि आर की वैल्यू चूंकि बदल रही है, आर की वैल्यू चूंकि बदल रही है, तो जी की वैल्यू भी हर जगह बदलेगी। और पृथ्वी पर हमसे केवल इन दो जगहों पर जी की वैल्यू पूछी जाती है।
एक विषुवत रेखा पर जो कि 9.81 होती है और एक ध्रुवों पर जो कि 10 होती है, पोल्स पर 10 होती है। ठीक है, तो भाई अपलोड है वीडियो, तो क्लास अपलोड है, अभी मैंने चेक कराया है हरीश भैया से, एक बार आप अपना एप्लीकेशन वगैरह अपडेट कर लीजिएगा। अब यहां से आगे की हम कहानी को लेकर चलते हैं और आज की हेडिंग रहेगी जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, कि कैसे जी के मान में परिवर्तन चलते हैं। तो वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखें पृथ्वी पर, पृथ्वी या ऐसे लिखो पृथ्वी की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर भी जी के मान में परिवर्तन होते हैं और ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर जो जी की वैल्यू रहती है वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और विषुवत रेखा पर ये जो जी की वैल्यू है ये 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो विषुवत रेखा पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ध्रुवों पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये चीज हमने कल भी पढ़ ली थी, आज एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो लिखिए कि ध्रुवों पर वैल्यू कितनी होगी, ध्रुवों पर यानी कि एट पोल्स, तो पोल्स पर जो जी की वैल्यू है ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगी, जबकि विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। इसको कहीं हम 9.8 भी लिख देते हैं। तो करिए एक बार फटाफट से थम्स अप अगर नोट हो जाए और समझ में आ गया हो, फिर मैं आपको और दूसरी जगह पर लेकर चलूं जहां जी की वैल्यू में चेंजेस होते हैं। देखो दिक्कत क्या हुई है कि जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ना वो वर्क एनर्जी एंड पावर से ऊपर कर दिया है अपलोड। तो देख लो अपलोड तो हो गई है बट उसका सीक्वेंस ठीक नहीं है, मैं सीक्वेंस सही करा देता हूँ। वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद ग्रेविटेशन हमने शुरू किया तो वो बाद में अपलोड होनी चाहिए थी बट वो उससे पहले अपलोड कर दी है। हरीश भाई चलिए भाई एक बार फटाफट थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भैया क्लियर है। सर कल क्या क्लास होगी? भाई कल जो है रक्षाबंधन है और परसों रविवार है तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएंगी। बाकी जिस बैच में भी ये क्लास जा रही है हमारा सिलेबस बहुत अंडर कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है हमारा सिलेबस नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कल क्लास लगा भी लेते, बट अभी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे भी कहूँगा कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कई बार हमारे मन में आता है कि हम बिल्कुल अगर केवल फेस्टिवल को त्याग करके लाइब्रेरी जाएं या वहाँ बैठ के पढ़ें तो हम 2-4 बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं मन में एक अलग फीलिंग आती है कि यार चलो हम सबसे अलग हैं। ठीक बात है, देखिए ऐसा हमें तब करना चाहिए जब कोई एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर कोई हमारे लिए त्यौहार नहीं है, सिर्फ हमारे लिए फेस्टिवल त्यौहार है हमारा पेपर और हमारा सिलेक्शन, हमारी सफलता की खुशी। लेकिन अगर एग्ज़ाम दूर है और अभी सिलेबस अंडर कंट्रोल है तो आप अपना एंजॉय करिए, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। हमारे दिमाग को केवल एक तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, उसको थोड़ी सी खुशी चाहिए और दूसरा मतलब हमें अपने परिवार के साथ एकत्र होने का यही एक समय मिलता है। आज इतने परेशान हैं हम कि चाह के भी अपने माँ बाप के पास नहीं बैठ पाते क्योंकि उनकी समस्याएं कहाँ से सुने।
कहाँ अपने घर की योजनाओं को लेके बात करें जब जेब में 2 पैसे ही नहीं हैं। कलयुग में जी रहे हैं, 2 पैसे की आवश्यकता है, लेकिन ये एक मौके ऐसे होते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ पाते हैं। तो बिल्कुल बैठिए आराम से, अपना फेस्टिवल एंजॉय करिएगा। कल के दिन आपका ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है। अभी प्रेशर होगा, एग्जाम नज़दीक होगा तो मैं ही उल्टा कह रहा हूँ कि भाई त्यौहार व्यवहार छोड़ो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, आप भी क्लास में आ जाओ। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, मैं क्लास को ठीक करा दूंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी की सतह पर जी की वैल्यू में इस तरह से चेंजेस होते हैं। अब लोग कहते हैं, साइंटिस्टों ने सोचा कि यार अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं, अगर हम पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाएं तो क्या होगा। अच्छा, आप इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि पृथ्वी की सतह को ऊपर छोड़ के जाने का मतलब क्या है। हम पृथ्वी की सतह पर हैं, ये तमाम देश यहां पर हैं। ऊपर जाने का मतलब हम आसमान में चलते हुए चले जा रहे हैं। हम पृथ्वी की सतह को छोड़कर कहां चलते हुए चले जा रहे हैं, आसमान में चलते हुए चले जा रहे हैं, स्काई में चलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाएंगे, ये तो सतह पर है, अब हम सतह को छोड़कर ऊपर जा रहे हैं, तो दूसरी हेडिंग में दे रहा हूं, दूसरा नंबर दे रहा हूं कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर, यानी कि ऑन गोइंग above the surface of earth, on going above the surface of earth, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर, देखिए पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने का मतलब, ये हमारी पृथ्वी है और अभी आप यहां हैं। अब मान लो आप ऊपर की तरफ चल रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर की तरफ यहीं से जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, कहीं से भी ऊपर जाइए। अच्छा जी, अब एक मान लो चिंटू और चिंटी जी हैं, तो चिंटू और चिंटी जी के घर कहाँ हैं, यहाँ और यहाँ। यहाँ चिंटू जी का घर है, यहाँ चिंटी जी का घर है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी पृथ्वी घूम चुके हैं। अब चिंटी जी ने कहा, यार चिंटू जी, तुमने तो शुरू में वादा किया था कि तुम्हें मैं चांद तारों की शहर कराऊंगा, तुम तो कभी हमें नहीं ले गए चांद तारों की शहर पे। चिंटू जी ने कहा, अब चलो। तो अब चिंटू और चिंटी जी चांद तारों की शहर पे चल रहे हैं। यहाँ चले ये धीमे धीमे ऊपर चले 10-20-50 किलोमीटर ऊपर गए, तो लगभग 50-60 किलोमीटर ऊपर जाने पर चिंटी जी महसूस करती हैं कि उनके वजन में कमी आ रही है। जैसा आप महसूस करते हैं जब आप किसी झूले में बैठते हैं गोल वाले में, और वो झूला जब नीचे आता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं। या किसी लिफ्ट में बैठते हैं, वो नीचे आती है तो लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब शरीर खाली खाली सा हो गया है। ऐसा कभी आपने महसूस किया हो। या किसी वाहन में बैठते हैं और वाहन एकदम से नीचे जाए किसी सड़क पे, तो लगता है जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं। तो चिंटी जी कहती हैं चिंटू जी से, चिंटू जी यार, हमें तो ऐसे लग रही है जैसे शरीर में कुछ है ही ना, मतलब हमारा जो वजन है ना वो कम है तो जा रहा है। यानी कि जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे होते हैं तो आपका वजन जो है, आपका भार जो है, अच्छा मैं इसको अलग लिख देता हूं, यहां उतनी जगह हमारे पास नहीं बचेगी। वजन या भार, जिसको इंग्लिश में आप वेट कहते हैं, इसको मैं डब्लू से दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा डब्लू से, तो भार जो है वो कम होने लगता है। चिंटू जी बोले, चिंटी जी, जब तक तुम मेकअप में रह जाओ, जब तक तुम क्लास करो ना हो। धर्मेंद्र सर जी ने कितनी बढ़िया तरह से बताई है कि जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू में कमी आती है। भाई, जी की वैल्यू में कमी आने की वजह से ही तुम्हारा भार घटता है। एक चीज अपने खून में बसा लेना कि जो परिवर्तन जी के साथ होते हैं वही परिवर्तन तुम्हारे भार के साथ होते हैं, वेट के साथ होते हैं। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और द्रव्यमान क्या चीज होती है, मास क्या चीज होती है। बट उससे पहले आप ये बात समझ लो, जान लो कि जो परिवर्तन जी के साथ चलते हैं वही परिवर्तन वेट यानी कि भार के साथ चलते हैं। तो चिंटी ने कहा, अच्छा चिंटू जी, तुम्हारे सर तो बहुत बढ़िया पढ़ा में, तो फिर ना बताओ। उन्होंने यूं भी बताइए कि हम कितनी ऊपर चलें कि हमारा भार 0 हो जाए। उन्होंने कहा, बिल्कुल बताइए। कब? देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका भार 0 हो जाए, भाई ऊपर चल रहे हैं, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अनंत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट हाइट पर जाना पड़ेगा। अब यार, ये इनफाइनाइट शब्द का क्या मतलब है?
तो इनफाइनाइट पर जाकर हमारा भार भी जीरो हो जाएगा, जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इनफाइनाइट शब्द का क्या मतलब है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा हो। अब बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है? देखो, बहुत ज़्यादा शब्द की परिभाषा हमेशा तुलनात्मक होती है। अगर किसी के पास 1 रुपये हैं, उसके साथ आके खड़ा हो जाए 1000 रुपये वाला, तो 1000 रुपये के वाले के पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं। अगर 1000 वाले के पास 1 करोड़ वाला आके खड़ा हो जाए, तो अब 1 करोड़ वाले के पास बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब एक के पास 1000 वाला खड़ा हुआ तो 1000 वाला इनफाइनाइट है, 1000 के पास करोड़ वाला खड़ा हुआ तो करोड़ इनफाइनाइट है। समझे आप? इनफाइनाइट की डेफिनेशन, अनंत की परिभाषाएं कुछ इस तरीके से चलती हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अनंत का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई, जो प्रैक्टिकली से बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे हमें 2 पॉइंट ये समझ में आते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, जो कि अनंत पर जाकर शून्य हो जाता है। तो लिखेंगे इस चीज को कि पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर, मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूं, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। और अगला पॉइंट है कि अनंत पर यानी कि एट इनफाइनाइट, अनंत पर जी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट पर पहुंचने के बाद जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप करेंगे सभी साथी, थम्स अप करेंगे, फिर हम अगली जगह पे चलेंगे जहां जी का मान घटता है। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाते हैं ये दोनों लोग, चिंटू और चिंटी जी फिर एक साथ हैं। अब फिर से चिंटी जी कह रही हैं, है चिंटू जी कहीं घुमाने ले चलो। अब यार चिंटू जी कहें कि भाई पूरी तो पृथ्वी घुमा दी तुम्हें, पूरा आसमान घुमा दिया, अब भैया जगह कहाँ बची घुमाने की? तो अब तो भाई एक ही जगह है कि तुम पृथ्वी के अंदर जाना शुरू कर दो। देखो समझना दोनों में फर्क क्या है। अभी तक पहले चिंटू और चिंटी जी ऐसे घूम रहे थे, मतलब पृथ्वी की सतह पर घूम रहे थे, और अब चिंटू जी ने कही चलो अब तो एक ही जगह बची है कि पृथ्वी में अंदर चलें, यानी कि फावड़ा लेके अब इसको खोदना शुरू करके फिर इसके अंदर जाओ। तो अब हम सतह के अंदर जा रहे हैं। देखो ये परिवर्तन हमने पढ़ा सतह पर कि आप ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, अब हम इसमें अंदर जा रहे हैं। तो इन चीजों में थोड़ा सा फर्क रखना है। तो तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर, यानी कि ऑन गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, ऑन गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जी के मान में किस तरह से चेंज होता है। तो ये है पृथ्वी, और चिंटू और चिंटी जी अब चल दिए हैं अंदर की तरफ। चलो भाई, अब देखिए यार आवाज प्रॉपर है, एक बार आप अपनी साइड से वॉइस चेक करिएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल एक जबरदस्त आवाज है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने अभी हरीश भैया से फोन में भी चेक कराई थी, उनके फोन में बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो देखिए मान लो चिंटू और चिंटी जी भैया यहां तक आ गए। अब चिंटी जी ने कही, ए चिंटू जी यार तुम्हारे सर ने ये भी बताई कि नीचे जाने पर भी भार घटता है, क्योंकि हमें फिर भार घटा हुआ सा महसूस हो रहा है। चिंटू जी ने कही क्यों ना बताई, बिल्कुल बताई कि जब आप पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे
तो भी आपका वेट, आपका भार घटेगा, क्योंकि जी का मान नीचे जाने पर भी घटता है। और सुनो चिंटी जी, अगर तुम ये जानना चाहो कि ये जीरो कब हो जाएगा, तो जैसे ही तुम पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाओगी, जैसे ही तुम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाओगी, वैसे ही तुम्हारा भार भी जीरो हो जाएगा और जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो अगर आप पृथ्वी में अंदर जाते हो तो भी आपका भार घटता है, जी घटता है और सेंटर पे जाके जीरो हो जाते हैं। सुनिए, आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ तो भी जी घटेगा, नीचे जाओ तो भी जी घटेगा। सवाल में यही एक कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर में कैसे देगा। हम जानते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो नीचे आने पर क्या होगा। बच्चा सोचता है कितना आसान सवाल, भैया ऊपर जाने पे तो घट रहा हो तो नीचे जाने पे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, आप ध्यान से सोचिए, ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर जी का मान घटता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। और अगर आप पूछो एट सेंटर कि भाई केंद्र पर ये कितना हो जाएगा, तो केंद्र पर मेरे भाई हो जाएगा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और भार भी आपका जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो जाते हैं। एक बार थम्स अप करिए, नोट करिए कि जी भैया क्लियर है। देखो, हमें क्यों नहीं जानना है, मैं ना इसमें क्यों नहीं जानना है। अगर आप क्यों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो ये बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशंस हो जाएंगी। चलो, मैंने आपको ऐसा लगता होगा कि यार पता नहीं है मास्टर कभी क्यों नहीं बताता हमें, शायद इसको आता नहीं है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए वो करता हूँ, हमारे सवाल में क्यों नहीं पूछा जाएगा। भाई माफ़ी चाहूँगा 30 सेकंड के लिए उन बच्चों से जो क्यों नहीं जानना चाहते हैं। अब जो क्यों जानना चाहते हैं वो सुनिए। देखो, अगर आप ये जानना चाहो कि जी की वैल्यू क्यों घटती है, तो सुनो, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अब आप ये तय कर लेना, ये मुश्किल है आसान है डेरिवेशन, पेपर में इससे कुछ नहीं आएगा। सिर्फ पेपर में ये सवाल आएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है। उत्तर घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक चीज आप सीधी याद कर लो, यानी कि बट अगर आप ऐसे हैं कि नहीं भैया क्यों के बगैर तो मैं याद ही नहीं कर पाऊंगा, ए के बाद बी क्यों आया, मैंने तो इसका भी कारण जान लिया है, एक के बाद दो क्यों आया, मैंने तो इसका भी कारण जान लिया है, तो फिर आइए एक बार हम क्यों वाले कारण पे चलते हैं। माफी चाहूंगा 30 सेकंड का डिस्टरबेंस उनको होगा जो चाहते हैं कि हाँ इनको इग्नोर किया जाए। 30 सेकंड के लिए रुक जाना बस। देखो भैया, आ जाओ क्यों वाले। देखो, ये हमारी पृथ्वी है और अगर आप इससे मान लीजिए कि कुछ गहराई डी में जा रहे हैं, ठीक है, यहां आप डी गहराई में जाते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, पृथ्वी की रेडियस जो है मान लो किसी पॉइंट पर आर है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और हम डी गहराई में जाते हैं। यहां मान लो वैल्यू जी है और जिस डी गहराई पे आप देख रहे हो यहां वैल्यू जी डैश है। अब देखो, हमें पता है कि अगर हम जी पर वैल्यू देखेंगे तो जी बराबर जी एम बटे आर का स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर 1। और जी डैश बराबर होगा जी एम डैश बटे डी का स्क्वायर, क्योंकि आप डी डिस्टेंस पे आ चुके हो। अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहां पर आने के बाद पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हमें उसको घनत्व के टर्म में बनाना पड़ेगा, हमें उसको डेंसिटी की टर्म में बनाना पड़ेगा। बनाओ डेंसिटी की टर्म में, तो डेंसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, देखिए यहां पर वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर की पावर 3, और अगर आप यहां के लिए निकालोगे या यहां के लिए निकालोगे तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहां पर एम डैश है और वॉल्यूम है 4/3 पाई, आर कितनी है यहाँ पे डी, डी की पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों डेंसिटी बराबर रहेंगी तो यहां से हम मास की वैल्यू निकाल लेंगे, m अपॉन 4/3 पाई आर की पावर 3, m डैश अपॉन 4/3 पाई डी की पावर 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्लियर हो जाएगा, m बटे m डैश, और ये d नहीं रहेगा, सॉरी, ये डिस्टेंस हो जाएगी अब आपकी, यहाँ पे पृथ्वी इतनी बचेगी, ये d डिस्टेंस है, ये r है, तो ये बचेगी r माइनस डी। डी की जगह यहाँ पे लिखोगे आप r माइनस डी। अभी और इसमें 3 मिनट लगेंगे मुझे, अभी तो ये 1/4 काम हुआ है, बोलो आगे पूरा सॉल्व करके दिखाऊं क्या, अभी इसमें और 3 मिनट लग जाएंगे मुझे। अगर आपको सच में
इसकी पूरी डेरिवेशन समझनी है, करनी है। क्या पेपर में एक सवाल के लिए आप इतना समय देंगे? मुझे तो कभी नहीं लगता। और अगर आप दे रहे हैं तो फिर ये मेरी भी मूर्खता है, पढ़ाने वाले की भी, और भैया पढ़ने वाले की भी मूर्खता है जो इस तरह से पढ़ रहा है। तो क्योंकि जवाब 10वीं स्तर पे नहीं मिल पाते हैं हमें क्योंकि जवाब हमेशा उन पेपरों में मिलते हैं जहां पर हमें डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, जहां पर हमें लिखने के नंबर मिलते हैं। अभी आपकी उत्सुकताएं हैं क्यों क्यों, कल को जब याद करने की बात आएगी तो हटा दोगे आप इसको, तो क्या जरूरत है इसमें कि हम अपनी एनर्जी और टाइम की वेस्टेज करें, है ना? तो समझो आप इस बात को। ऐसी लंबी चौड़ी ये हर कंक्लूजन जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैंने आपको बताया कि कहां से आए हैं, ये चीजें सब डेरिवेशनों से आती हैं, लेकिन असल में हमें डेरिवेशन पढ़नी ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी अप्रोच से हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर हम ज्ञानी बनने के चक्कर में रहेंगे तो हम कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। चलिए, अब अगले तरीके से जी के मान में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, हमने हर तरीके से लगभग जी के मान में परिवर्तन देखे कि हम पृथ्वी की सतह पर चलें, या पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएं, या पृथ्वी में अंदर चले जाएं। अब वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि देखो भाई, ये सबको पता है कि पृथ्वी एक निश्चित चाल से अपने अक्ष पर घूम रही है। मान लो एक निश्चित चाल से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। वैज्ञानिक सोचते हैं क्या हो अगर पृथ्वी की चाल, पृथ्वी का वेग घूमने का बढ़ जाए। मान लो अभी इतने से घूम रही है, और अगर क्या हो, मान लो पृथ्वी का घूमने का जो वेग है वो अचानक से बढ़ जाए, है ना, या पृथ्वी की जो सामान्य चाल है उससे पृथ्वी थोड़ी सी स्लो हो जाए, तो जी की वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे? आओ जरा एक बार देखते हैं इस तरह से चेंजेस। तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लिखते हैं कि पृथ्वी की चाल में या घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंज इन द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, ड्यू टू चेंज इन द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। देखो, रोटेशनल स्पीड में चेंज कैसे, अब देखो परिवर्तन का मतलब क्या है, या तो पृथ्वी तेज घूमे या तो पृथ्वी धीमी घूमे। तो आप लिखेंगे कि 4 का ए पार्ट, पृथ्वी या तो सामान्य चाल से तेज घूमे यानी कि फास्ट घूमे। अब देखिए, परिवर्तन तो पृथ्वी की सतह पर हर जगह होंगे, हर पॉइंट पर परिवर्तन होंगे, लेकिन हमें हर पॉइंट पर नहीं पढ़ने। भाई पृथ्वी में तो करोड़ों पॉइंट है, कहाँ कहाँ पढ़ोगे? पेपर में केवल 2 जगह पूछे जाते हैं। कौन कौन सी जगह? या तो विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर, बस 2 जगह पूछे जाएंगे। तो तेज घूमने पर भी केवल 2 जगह पूछे जाएंगे, या तो विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो लिखेंगे आप विषुवत रेखा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं विषुवत, है ना, जगह नहीं बचेगी फिर मेरे पास, इक्वेटर या ध्रुव, पोल्स। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका, दूसरा पार्ट हो जाएगा पृथ्वी के स्लो घूमने से, पृथ्वी के धीमा घूमने से। ये देखिए, धीमा घूमने से किस तरह से चेंजेस होंगे। अब इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक जुगाड़ बता रहा हूं। देखो याद रखना कि पृथ्वी तेज घूमे चाहे स्लो घूमे, ध्रुवों पर कोई चेंज नहीं होता, पोल्स पर कोई चेंज नहीं होता। तो पोल्स पर नो चेंज लिखोगे। मैं जी की वैल्यू में चेंज कह रहा हूं, ठीक है, चलो जी मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा कि भैया जी की वैल्यू में नो चेंज। ये तो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे कि पृथ्वी चाहे तेज घूमे चाहे स्लो घूमे, जी की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां होते हैं? परिवर्तन होते हैं विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर परिवर्तन आपको उल्टे याद करने हैं, अपोजिट याद करने हैं। अपोजिट कैसे याद करेंगे आप? देखो, अगर पृथ्वी तेज घूमे तो जी का मान घटेगा, तेज घूमने पर घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा,
और धीमी घूमने पर जी का मान बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। एक बार थम्स अप करो कि मुझे याद हो जाएगा। देखो समझ में आने में तो इसमें कुछ है ही नहीं, असल में हमें ना चीजें याद ज्यादा करनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों चेंज नहीं होगा, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, तो मैंने बता दिया, उनके उत्तर तो फिर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर उसके लिए आप एक काम करो, मेरा ना एयरफोर्स वाला बैच खरीदो, जिसमें हम 6-6 महीने फिजिक्स पढ़ते हैं, 4-4 महीने फिजिक्स पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को गहराई में पढ़ते हैं। और अगर आप ये चाहें कि नहीं भैया हमारे यहाँ फिजिक्स से 2 तो कुल क्वेश्चन आने हैं, उन 2 क्वेश्चंस के लिए मैं 6 महीने थोड़ा ना फिजिक्स पढ़ूंगा, वहाँ तो 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम वहाँ गहराई में पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपकी इतनी मदद जरूर करता रहता हूँ कि इनको याद कैसे आसानी से कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर किसी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो उसको क्लास में ही याद हो जाएगा। भाई, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 2 जगह पे परिवर्तन पूछा जाएगा, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, इक्वेटर और पोल्स पर। तो ट्रिक क्या बताई मैंने, पोल्स पर कभी भी चेंज नहीं होगा, इक्वेटर पे उल्टा याद रख लो बस। तो अगर आप सिर्फ मेरी बातों पर फोकस करें तो क्लास की चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, कोई समझ ही में नहीं, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। बट आप क्यों जानना चाहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है, फिर उसके लिए तो समय की वेस्टेज है। चलो, थैंक यू आप सभी का बहुत सारा आभार, जो भी साथी कोऑपरेट करते हैं, वेरी गुड। कल क्लास हुई थी भाई, थोड़ी सी वो ऑर्डर गलत हो गया है अपलोड होने का, मैं उसको सही करा दूंगा, है ना। पहले आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ठीक है, मुझे यहाँ तक समझ में आ गया। कल की क्लास डली है, मैं उसको ठीक करा दूंगा, है ना। आप इतना अच्छे से पढ़ाते हो, क्लास में ही सब याद हो जाता है। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। चलिए, तो अभी अमन, अभिषेक, प्रिया, सभी का अच्छा उत्तर है, राजकुमार, संदीप। चलते हैं आगे। तो कितने तरीके से परिवर्तन देखे आपने, 4 तरीके से परिवर्तन देखे। अब सुनिए, अभी तक के तमाम परिवर्तन हमने अपने ग्रह पर देखे हैं, पृथ्वी पर देखे हैं, लेकिन देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम या स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का मतलब है कि भाई ग्रह के पास कोई वस्तु आएगी तो वो ग्रह उसे अपने पास खींचेगा। खींचता क्यों है, क्योंकि ग्रह के पास कोई द्रव्यमान है, ग्रह के पास एक मास है, वजन है ना। तो ये तो सभी ग्रहों के पास है भाई, भारी तो सभी ग्रह हैं ना। मैंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपको महसूस होगा जब कोई एक वस्तु बहुत बड़ी हो। कितनी बड़ी हो भाई, जितने बड़े ग्रह हैं। तो ग्रह तो और भी बहुत सारे हैं, हाँ इतना जरूर है कि कुछ पृथ्वी से हल्के हैं, कुछ पृथ्वी से भारी हैं। तो देखो, जो पृथ्वी से हल्के हैं उन पर जी का मान कम होता है पृथ्वी से भी, और जो पृथ्वी से भारी हैं उन पर जी का मान ज्यादा होता है। तो क्या हमें सभी ग्रहों के लिए पढ़ना है? जी नहीं, केवल हमें पृथ्वी और उसके अलावा चंद्रमा के लिए और पढ़ना है। तो अब हम जी के मान में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, और 5वीं हेडिंग हम डालेंगे कि चंद्रमा पर जी का मान, ऐसे लिख लो, चलो बस, चंद्रमा पर जी का मान, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। देखिए, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, मैं लिख रहा हूं जी का मान ऑन चंद्रमा, ऐसे शॉर्ट में मैं मून लिख देता हूं। तो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर, अर्थ पर जी के मान का 1/6 होता है। अब 1/6 किसका? 9 का, 9.81 का, या 10 का? तो लगभग हम 10 का मान लेते हैं कि 10 का 1/6। एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, मैं जो कह रहा हूं ना सिर्फ इसी से पूछेगा। जी का मान सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। बाकी आपको आपकी उत्सुकता है जानने की, तो 10 का 1/6 कर लेना। और क्या सवाल आएगा? सवाल आएगा कि जो आपका भार होगा, देखो जो परिवर्तन जी के साथ है वही परिवर्तन आपके भार के साथ है। अगर आप अपना भार आप चंद्रमा पर जाकर तोलोगे तो जितना वेट आपका पृथ्वी पर है उसका 1/6 ये हो जाएगा। ये वेट आपका कितना हो जाएगा? 1/6। तो क्लियर है? एक बार बताइए कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि चंद्रमा पर जी का जो मान है वो पृथ्वी का 1/6
और भार भी हमारा 1/6 हो जाता है। करिए फटाफट से थम्स अप एक बार। अच्छा भाई बबलू, तो ये आपको टक से याद हो जाएगा। जल्दी बताओ, फिर मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। ठीक है भैया, चलिए जी, क्लियर हो गया। अब देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ और सवालों को हम देखते हैं। तो यहां तक हमने छोटे जी के मान में परिवर्तन पढ़ लिए। अच्छा, अब तो नहीं है भैया जी स्मॉल जी बताओ। जब मैं कैपिटल जी के बारे में चर्चा कर रहा था तो आपका एक ही सवाल था, भैया स्मॉल जी। उम्मीद है अब स्मॉल जी के बारे में बहुत पढ़ लिया आपने। और पता है, देखो मेरी हर एक लाइन, हर एक सवाल है, एक एक क्वेश्चन है हर एक लाइन से। तो अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बना तो भाई इससे बाहर तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। और अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हमें और चीज़ें पढ़नी है। मतलब अगर आप केवल क्लास की चीज़ों को ही याद कर लें तो भाई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब एक नया मुद्दा पढ़ते हैं। और बड़ा परेशान करने वाला मुद्दा है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। अच्छा सच सच बताओ, यस लिख के बताओ कि यार मैंने समझने की तो खूब कोशिश करी, लेकिन मुझे कभी ये समझ ही नहीं आ पाया कि द्रव्यमान तथा भार में मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। वेट को हम W से दिखाते हैं, मास को हम M से दिखाते हैं। आज एक कोशिश करते हैं, और देखना आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं, अपने छोटे भाई बहनों को भी समझा रहे होगे। सबसे पहले द्रव्यमान को समझते हैं, सबसे पहले हम मास को समझते हैं। अच्छा सुनो, अभी एक गुड़िया कहती हैं कि सर क्या जो मून का वेट है वो पृथ्वी का 1/6 होता है? ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अगर जी की वैल्यू 1/6 है तो सीधा उसका भी 1/6 होगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिनों में करता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 5 दिनों में करता है, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 5 दिनों में कर रहा है उसका वजन आधा है 10 दिन वाले के कंपैरिजन में? जी नहीं। तो ये अपना एक अलग संबंध होता है। हो सकता है 10 दिन में करने वाला व्यक्ति आलसी हो, वो हो तो उससे भी ज़्यादा तगड़ा, उम्र में बड़ा हो, दिखने में ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन हो सकता है वो उससे आलसी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। अच्छा सुनिए, मास क्या होता है अब सुनो तसल्ली से, ध्यान से देखो। ये पेन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, द्रव्यमान होता है। हर एक प्रोटॉन का होता है, हर एक न्यूट्रॉन का भी होता है। और आप इसको बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से तोड़ते चले जाएं, मान लो मैं काट दूं इसको यहाँ से, फिर और काटूं, फिर और काटूं, फिर और काटूं, तो जैसे मकान को तोड़ने पे सबसे छोटी यूनिट क्या मिलती है? एक ईंट मिलती है, ईंटों से मकान बनता है। तो वैसे ही कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। और हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अपना एक मास है। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं, ये मत कहना भैया ये कहां से आया, 10 कहां से मान लिया। मैं मान रहा हूं, आप भी कुछ मान लो। मान लो मैंने कहा कि इस पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन 20 हैं, मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी मान लो। प्रोटॉन 5 हैं, न्यूट्रॉन 10 हैं, कुछ भी मान सकते हो, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो 20 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मिलकर बना, मान के चलो 2 ग्राम, ठीक है। 5 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 3 ग्राम बना और 10 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 5 ग्राम बना। उस हिसाब से ये पेन आपका 10 ग्राम का हो गया। तो मेरे पास एक पेन है जो कि 10 ग्राम का है, ठीक। कहाँ? पृथ्वी पर मैंने इसको चेक किया। अब मुझे बताओ, मैं इसको चंद्रमा पर ले गया, ठीक है, इसको नोट मत करना। मैं इसको मून पर ले गया, मैं इसको चंद्रमा पर ले गया, तो क्या चंद्रमा पर इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव आएगा? यस और नो, बस मेरा आपसे उत्तर, मेरा आपसे प्रश्न। अभी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन हैं, तो 10 ग्राम इसका द्रव्यमान है, इसका मास है। अगर आप इसको चंद्रमा पर लेकर जाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव आएगा क्या? बताइए। ये नो वाले जो है ना, नो वाले, अगर तुम मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में होते ना तो मैं अपने साथ बैठा के चाय पिलाता मैं।
और फिर समझाता कि भाई मास कब चेंज हो सकता है यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों चेंज हो जाएंगे भाई, अगर तुम इसे काट दो तो ही चेंज होंगे, अगर मान लो तुमने इसको आधा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या आधी हो जाएगी, उससे पहले तो इसमें कम नहीं होंगे। तो भैया काहे कम होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यार कैसी बात करते हो बबुआ, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप इसे दुनिया जहान में कहीं भी ले जाओ। इसी चीज को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब समझिए, द्रव्य का मान। अब आधे लोग तो द्रव्य को द्रव समझ लेते हैं, द्रव्य द्रव नहीं है, द्रव तो लिक्विड है। देखो द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य का मतलब है ठोस द्रव प्लस गैस, कुछ भी सब द्रव्य हैं। द्रव्य की हिंदी हो गई मास, यानी कि इंग्लिश हो गई मैटर। मैटर वो नहीं ओ भाई मैटर हो गया जल्दी आजा लट्ठी लेके आजा, नहीं, मैटर का मतलब है सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इसमें उपस्थित द्रव्य का मान, द्रव्य कौन है, यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द्रव्य मान कहलाता है। मान मतलब उसकी वैल्यू, तो द्रव्य का मान द्रव्यमान कहलाता है, जो कि कहीं भी नहीं बदलता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि द्रव्यमान क्या होती है, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा। ये परिभाषा बहुत पड़ी थी लेकिन ये द्रव्य शब्द समझ नहीं आया। द्रव्य का मतलब यही है, उसके अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब द्रव्य कहलाते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, ये समझ आया, थम्स अप करिए एक बार। द्रव्यमान का मतलब है कि वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। इसको दिखाते किससे हैं, देखो इसका जो प्रतीक है m है और इसका SI मात्रक जो है, इसकी SI यूनिट है किलोग्राम। आप द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। मापने को तो ग्राम में मापो, पाउंड में मापो, सभी में माप सकते हैं, लेकिन SI यूनिट किलोग्राम होती है। और सबसे बड़ी खास बात इसकी है कि भैया जी द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, या ऐसे कहो कभी भी नहीं तो खैर गलत बात है, कभी भी का मतलब तो ये होगा कैसे भी नहीं होगा, बट हो जाएगा। परिवर्तित कब होगा, जब इसको काट पीट दोगे, बट स्थान के साथ नहीं होता है कि आप इस वस्तु को चंद्रमा पे ले जाओ, बुध पे ले जाओ, अपने घर ले जाओ, अपने उनके घर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका मान चेंज नहीं होगा। अगर ये ऐसी ही है तो लिखो स्थान के साथ, स्थान बदलने पर जी का मान नहीं बदलता, स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, यानी कि डजंट चेंज ऑन चेंजिंग, डजंट चेंज ऑन चेंजिंग द प्लेस, कि स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, क्लियर। अब ये बाहर क्या बवाल है, वेट क्या बवाल है, सुनिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, मान लो मैं ध्रुवों पे खड़ा हुआ हूं, तो जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। पृथ्वी पर अगर मैं खड़ा हुआ हूं, मान लो यहां, तो जी की वैल्यू है 10। यहां के लिए मतलब यहां खड़े हुए व्यक्ति को समझना, अगर इस व्यक्ति का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम के व्यक्ति को यहां पर एक खिंचाव महसूस होगा, जो पृथ्वी उसे नीचे की तरफ खींच रही है। बड़े ध्यान से सुनना, पृथ्वी 30 किलोग्राम के किसी व्यक्ति को किसी खिंचाव से खींच रही है। खिंचाव कितना है, 10 का खिंचाव है। ठीक है, अब यही व्यक्ति भैया जी चला गया चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर मैं खिंचाव कितना बता रहा हूं, 1/6 हो जाएगा, यानी कि ये 10 का 1/6 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं 10 का 1/6 लगभग कितना हो जाएगा, इसको इतना ही रहने दो ना, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो पूरा मत काटो, ऐसे ही रहने दो। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी है, 5/3। चलो पूरा सॉल्व कर लो चाहो तो, 5/3 का मतलब 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 6 18 और ये 7 हो जाएगा। क्या मैं सही हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1.67। एक बार देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है,
दो पंजे 10, दो तिया 6, ठीक है। 6 कम 6 4 और 6 6 36, 4, सही है, लगभग 1.67 आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि पृथ्वी एक व्यक्ति को, मान लो मैं हूं, मैं 30 किलोग्राम का हूं, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है सब कुछ है, वो 30 किलोग्राम मिलकर बना रहा है। आप कहोगे अरे आपके अंदर तो खून भी है। अरे भाई, खून के अंदर भी क्या है, शेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। निर्जीव चीजों के अंदर सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और सजीव चीजों के अंदर सबसे छोटी यूनिट कोशिका है। मुझे एक बात बताओ कि कोशिकाएं जो हैं, शेल्स जो हैं, इन सब का द्रव्यमान मिला के मेरा 30 किलोग्राम है। पृथ्वी मुझे 10 से खींच रही है और चंद्रमा मुझे 1.67 से खींच रहा है। तो मुझे बताइए कि खिंचाव कहाँ ज्यादा है, पृथ्वी पर ज्यादा है या चंद्रमा पर ज्यादा है? मतलब मैं कहाँ ज्यादा खिंचाव महसूस करूंगा, पृथ्वी पर ज्यादा महसूस करूंगा या चंद्रमा पर ज्यादा महसूस करूंगा? यस, और मतलब चंद्रमा और पृथ्वी, ये उत्तर बताइए, कहाँ ज्यादा खिंचाव होगा? शुभम, एक बार जहां मैंने कुछ भी बोला है ना, प्लीज दोबारा से आप एक बार पढ़िए उसको। 1.66 का मतलब 1.67 हो जाएगा, क्योंकि 66 कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो उसको 67 लिख लेते हैं। तो भाई डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा जो खिंचाव है वो पृथ्वी पर ज्यादा होगा। देखिए, द्रव्यमान सेम होने के बाद भी खिंचाव अलग अलग है। तो ये जो खिंचाव है ना, मैं जितना खिंचाव महसूस कर रहा हूं, यही वजन कहलाता है, असल में यही वेट कहलाता है। अब खिंचाव अलग अलग है, तो ये हर जगह अलग अलग होगा। देखो यहां मुझे क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं पृथ्वी पर ही पैदा हुआ हूं, पृथ्वी पर ही मेरा पूरा जीवन गुजरा है अभी तक का। तो जो चीज़ हमारे साथ जीवन से रही हो, हमें वो कभी महसूस नहीं होती। जैसे हमारे ऊपर हवा कितनी है पता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको वायुमंडलीय दाब में, दाब वाले चैप्टर में। हवा का दाब बहुत भयंकर है, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से है हमारे साथ में। लेकिन अगर आप चंद्रमा पे जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हल्के हो गए हैं। अगर आप स्पेस सूट के बगैर चले जाओगे, आपने देखा होगा ना, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं चंद्रमा पर, उनके पास स्पेस सूट होते हैं, वो सब ग्रेविटी ही मेंटेन करते हैं। देखो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो मैं इतना उछला और टक से नीचे गिर गया, लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर इतना उछलता ना, तो भाई हो सकता है इतना बहुत ऊपर चला जाता, क्योंकि पृथ्वी, जैसे ही मैं उछला पृथ्वी ने तुरंत खींच लिया। लेकिन चंद्रमा ने मुझे खींचा नहीं, चंद्रमा बहुत ऊपर जाने के बाद खींचता, ये फर्क पड़ेगा। जिन ग्रहों पर जी का मान कम रहता है, उन ग्रहों पर आप हल्की सी जंप से बहुत ऊपर चले जाओगे, और जिन ग्रहों पर ज्यादा होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य का इतना भयंकर ग्रेविटी है, तुम उछल ही नहीं पाओगे। जितनी ताकत से तुम यहां उछल जा रहे हो ना, अगर मान लो तुम किसी ताकत से यहां पर इतना उछल रहे हो, तो सूर्य पर इतना सा उछलोगे, बस ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर वजन बांध दिया हो बहुत सारा। तो वजन क्या है, वजन एक खिंचाव है, द्रव्यमान को वो ग्रह कितना खींच रहा है। तो करिए एक बार हम सब की, जी हाँ भैया मुझे समझ में आ गया, भार या वजन, वेट क्या होता है, कि हमारे द्रव्यमान के साथ जी की वैल्यू कितनी जुड़ी हुई है। तो भार मतलब क्या हो जाएगा, वेट मतलब क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा कि आपका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, और जिस ग्रह पर आप हैं उसका गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर m गुणा जी। इसीलिए तो जो परिवर्तन जी के साथ थे, वही परिवर्तन भार के साथ थे। जी घटेगा तो W घटेगा, जी बढ़ेगा तो W बढ़ेगा। ठीक है भैया। अब W का मात्रक क्या होता है, देखो सूत्र से जो मात्रक निकलेगा, अगर इसके मात्रक की बात करें हम, इसकी यूनिट की बात करें, तो इसका मात्रक हो जाएगा, भाई अगली क्लास कहां कर, देखिए सूत्र से जो निकलेगा, इसका मात्रक फॉर्मूले से, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इसका ऐसा ही मात्रक पूछो, देखो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये मात्रक किसका था, इसके लिए ये बल का भी मात्रक होता है, आपको याद हो तो, क्योंकि वो एम ए होता था, यहाँ एम जी है। ए मनुष्य का एक्सेलरेशन है,
मतलब मनुष्य ने दिया है, किसी इंजन ने दिया है, किसी मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन है, लेकिन जी ग्रेविटी की वजह से है। तो सब कुछ सेम है, ये एक तरह से बल है, फोर्स है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि W और G कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। और भैया छोटा g तो हर जगह बदल रहा है, तो W भी स्थान के साथ बदलेगा। ये कहीं अधिकतम भी होगा, न्यूनतम भी होगा, जीरो भी होगा। तो आप कहेंगे कि ये जो g है इसका मान बदल जाता है। आप लिखेंगे कि भार स्थान के साथ बदलता है, यानी कि वैल्यू ऑफ g चेंजेस। ठीक है, कैसे चेंज होती है, वैल्यू ऑफ W, सॉरी मैं शॉर्ट में W लिख देता हूं इसको, वैल्यू ऑफ W चेंजेस। कैसे चेंज होती है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी मेरी दूसरी क्लास का समय हो चुका है, बिल्कुल 9 बज गए हैं। आज समय का बिल्कुल पता नहीं चला, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़िया से नोट कर लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद कल और परसों आपकी छुट्टी रहेगी, आराम से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। मंडे को हम मिलेंगे। इस चैप्टर के कुछ और बिंदु रह गए हैं, जैसे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। मिलते हैं फिर मंडे को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। उम्मीद है सेलिब्रेट करने के साथ साथ फेस्टिवल कल अपना, संडे को आप जितना हमने शुरू से पढ़ा है उसका बड़े अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, और नमस्कार, धन्यवाद।